हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। 1990 के अंदर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 1990 को। ये प्रोजेक्ट 13 साल तक चला, यानी कि 2003 तक। और इस प्रोजेक्ट का टारगेट था कि इंसान के अंदर जितने भी जीन्स मौजूद हैं उनका सीक्वेंस और उनका नंबर पता चल जाए। असल में हुआ ये था कि जब ये अंदाज़ा होने लगा कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है वो उसके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में। तो इसलिए फिर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि हम जो है किसी भी इंसान के तमाम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पता कर लें। उससे फिर बहुत सारे फायदे थे कि बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उन सबको समझा जा सकेगा। तो फिर 1 अक्टूबर 1990 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। शुरुआत में वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके भी इसका मेजर पार्टनर रहा प्रोजेक्ट का, और बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना में भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। प्रोजेक्ट क्योंकि काफ़ी बड़ा था और आप इसके खर्चे का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में जो उसकी एस्टिमेट कॉस्ट लगाई गई थी वो ये थी कि एक न्यूक्लियोटाइड को पढ़ने में तकरीबन $3 का खर्चा था। तो फिर हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट जो हम लोग का है 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, तो 3 बिलियन बेस पेयर को पढ़ने में तकरीबन $9 बिलियन का खर्चा था। अब इस प्रोजेक्ट की आप इतनी बड़ी कीमत से फिर ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन आई थी, फिर जब उसको अगर किताबों में प्रिंट किया जाता और हर एक किताब तकरीबन 1000 पेजेस की ली जाती और हर पेज पर अगर 1000 लेटर होते तो तकरीबन 3300 बुक्स लिखी जाती। मतलब एक सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे पढ़ने के लिए आपको 3300 किताबें पढ़नी पड़ती, जिन्हें रखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो फिर ज़रूरी था कि आप इस इंफॉर्मेशन को डेटा की शक्ल में कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र करें। तो जाहिर सी बात है फिर पूरी एक नई ब्रांच पैदा हुई जिसमें कि बायोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिलाया गया, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोला गया। और उसमें तमाम जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थी उसको कंप्यूटर के अंदर डेटा की शक्ल में स्टोर किया गया। तो यहाँ पर हम सीखेंगे किस तरीके से उन्होंने उसको पढ़ा था। कि शुरुआत में तो बस ये कोशिश रही कि जो हमारे जीन एक्सप्रेस होते हैं एज ए आरएनए उनको ही पढ़ लिया जाए, यानी कि एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रैक। और फिर बाद में कोशिश की गई जब उनको पढ़ लिया गया कि एक तरफ से पूरे ही जीनोम को पढ़ लिया जाए, चाहे वो आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता हो या फिर ना होता हो। इसे बोला गया सीक्वेंस एनोटेशन। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा अपना जीनोम है, अगर हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट को अगर आप देखें तो अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। तो उसको फिर एक न्यू माइक्रोस्कोप में एक साथ देखकर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। तो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, ऑफ कोर्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जरिए। फिर मामला ये था कि अगर कोई एक टुकड़ा भी मिस हो गया तो उसमें तो बहुत सारे जीन्स चले जाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो फिर उन छोटे छोटे सेगमेंट्स का फ्रेगमेंट्स के क्लोन्स बनाए गए। तो उसके लिए उनको बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। ट्रांसफ़र करने के लिए वेक्टर की भी ज़रूरत पड़ी होगी। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, अगर रेगुलर स्टूडेंट तो हो सकता है बात समझ में ना आ रही। जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा एक जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए कैसे वेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है, उसके ज़रिए जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाया जाता है और फिर वहाँ पर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को इस्तेमाल किया गया एज अ वेक्टर, और जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनवाई गई और फिर उनको पढ़ा गया। जाहिर सी बात है कि इतने सारे टुकड़े जब हो जाएंगे जीनोम के सीक्वेंस एनोटेशन में, खास तौर से हम इस बात को सोच सकते हैं तो फिर कैसे उनको उनकी ओरिजिनल शक्ल में सीक्वेंस किया जाए दोबारा से। क्योंकि जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने तो सिकल सेल एनीमिया में देखा होगा, सीटीसी का सीएसी हुआ था, बस एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ था और उसकी ज़िंदगी पूरे आदमी की चेंज हो जाती है कि उसके अंदर ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन कैसे आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाता है एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने पर। तो अगर आप कुछ सेगमेंट्स भी इधर उधर कर देंगे तो हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, तो एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो उसको उसके ओरिजिनल सीक्वेंस में ही अरेंज करना ऑफ कोर्स इंसान के बस की बात नहीं थी, उसके लिए एक मशीन की ज़रूरत थी। तो इसके लिए फ्रेडरिक सेंगर ने एक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन इजाद की। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का काम करने का जो प्रिंसिपल था वो ये है कि वो ओवरलैपिंग सीक्वेंस को देखता है। जैसे सपोज एक न्यूक्लियोटाइड है, उसमें लास्ट में 1000 बार ए है और कोई दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा उसके शुरुआत में 1000 बार ए है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टुकड़े जो थे क्योंकि क्लोन्स की शक्ल में थे, इसको ऐसे अरेंज किया जा सकता है कि इसका लास्ट वाला पोर्शन 1000 बार ए वाला और इसका पहला वाला पोर्शन, यानी इसके बाद यही वाला सीक्वेंस रहा होगा। इस तरीके से ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को देखकर ये मशीन को अरेंज कर दिया करती है। फ्रेडरिक सेंगर ये वही आदमी है जिन्होंने कि जब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई जा रही थी, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट तो आप जानते होंगे, रेगुलर स्टूडेंट जब बायोटेक पढ़ेंगे तो वहाँ पर सुनेंगे इस बात को कि जब डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात आई थी तो बड़ा मसला था, क्योंकि इंसान को बिल्कुल इंसान वाला इंसुलिन देना था। तो उसके लिए पहले ह्यूमन इंसुलिन वाले जीन को पढ़ा गया होगा और उसके लिए फिर
मतलब जो इंसुलिन मॉलिक्यूल को पढ़ा गया होगा तो उसमें देखा गया कि उसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में अरेंज किया गया। उसके लिए पूरी पढ़ाई इन्होंने ही की थी फ्रेडरिक सेंगर ने, कि उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन को स्टडी किया और उसके अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को दुनिया वालों को बताया। फिर उन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के लिए कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स को रखा जाए, क्योंकि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के सेट से अमाइनो एसिड आता है, आप जेनेटिक कोड में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया गया था और फिर बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनवाया गया था, ह्यूमन इंसुलिन। और वो जो पहला ह्यूमन इंसुलिन बना था उसको नाम ही फिर ह्यूमुलिन दिया गया था। पैटेक में आप इसे सुनेंगे। फिर जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि पहले कभी लोग नहीं जानते थे, कि 3164.7 मिलियन बेस पेयर हमारे हर जीनोम में मौजूद होते हैं, मतलब कि हैप्लॉइड साइड ऑफ डीएनए कंटेंट में जितना भी डिस्कवर्ड जीन थे उनमें 50% के तो फंक्शन अभी भी अननोन थे। उसमें यह भी पता चला कि हमारे पास जितना जेनेटिक कंटेंट होता है, डीएनए कंटेंट होता है, उसका तकरीबन 2% ही पोर्शन ऐसा है जो कि आगे आरएनए प्रोटीन में जाता है। अच्छा खासा पोर्शन ऐसा है जो कि रिपीटेडली मौजूद है, उसे वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट बोला जाता है। क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर सबसे ज़्यादा जीन मौजूद हैं, 2968 जीन, और केवल 231 जीन ही वाई क्रोमोसोम पे मौजूद हैं। इसलिए वाई क्रोमोसोम हमारी बॉडी का सबसे छोटा क्रोमोसोम माना जाता है, केवल 231 जीन इसके ऊपर मौजूद होते हैं। साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी भी देखी जहां पर कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म था, इसे स्निप्स पढ़ा जाता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि पूरा का पूरा जीनोम सेम होगा, बस एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क होगा। और वो एक न्यूक्लियोटाइड वो भी रहा होगा, जैसे कि आपने सुना सिकल सेल एनीमिया में केवल एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क आया था। जो नॉर्मल आदमी होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठा अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड हो, उसके लिए उसके पास कोड सीटीसी होता है 11 नंबर क्रोमोसोम पर। और जिनमें गड़बड़ी हो जाती है उसमें सीटीसी का सीएसी हो जाता है, यानी टी इज रिप्लेस बाय ए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान इंसान के जीनोम को तो पढ़ा ही गया, साथ के साथ और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म उनके जीनोम को भी पढ़ लिया गया, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिससे कि निमोनिया होता है, उसे भी पढ़ लिया गया। एक प्रोकैरियोट जिसके जीनोम को पढ़ा गया। यीस्ट आपने बहुत नाम सुना होगा, फंजाई में यूनिसेलुलर फंजाई, उसके जीनोम को भी पढ़ा गया। इसके अलावा ड्रोसोफिला जेनेटिक्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है, उसके भी पूरे जीनोम को पढ़ा गया। और इसके अलावा राइस प्लांट को पढ़ा गया, और अरेबिडोप्सिस थैलियाना एक स्मॉल मस्टर्ड प्लांट है उसको भी पढ़ा गया। उसको इसलिए पढ़ा गया क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, जस्ट लाइक वार्म ब्लड एनिमल्स। इकोलॉजी में इसके बारे में बात होगी। और इसके अलावा एक निमेटोड भी पढ़ा गया, सिनोरहैप्टाइटिस एलिगेंस। ये एक नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। वैसे जब आप एस्केलमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर सुनेंगे कि ज़्यादातर ही बीमारी कॉज करने वाले हैं, लेकिन ये एक ऐसा है जो कि फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। ये भी नीट एग्जाम में सवाल बन सकता है। सिनोरहैप्टाइटिस एलिगेंस, इसके भी न्यूक्लियोटाइड को पढ़ा गया था। एक बार जरा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से ही पेपर आता है, तो थोड़ी बात समझ में आएगी एक्चुअल में बात चल क्या रही, खासतौर से 12th रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। एनसीईआरटी लिखती है, इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्नड दैट इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए दैट डिटरमाइंस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। बहुत शानदार लाइन है, इससे नीट एग्जाम में सवाल भी बन चुका है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिपेंड करती है सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए। जो सीक्वेंस होगा बेसिस का डीएनए में, वैसे ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। इसको इस अंदाज में भी कहा जा सकता है, इन अदर वर्ड्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। तो ये सवाल नीट एग्जाम में आ चुका है कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेन लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखिए वाली बात। पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड भी ऑप्शन आ चुका है, सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दोनों एक ही बात। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे रखा होता उससे कोई मतलब नहीं, सीक्वेंस या फिर पोजीशन। इफ टू इंडिविजुअल डिफर, अगर दो इंडिविजुअल में थोड़ा बहुत फर्क है, देन देयर डीएनए सीक्वेंसेस शुड आल्सो बी डिफरेंट। तो उनके डीएनए सीक्वेंसेस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, एटलीस्ट एट सम प्लेसेस। कुछ प्लेसेस पे तो डिफरेंस होगा, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सेम ही होगी। मसल्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की पूरी बॉडी, अगर दो इंसान है तो सभी चीज़ें तकरीबन सेम होगी। नहीं थोड़ा बहुत अगर उनमें देखने में फ़र्क है तो कहीं ना कहीं कुछ न्यूक्लियोटाइड तो दोनों के अंदर डिफरेंट होंगे ही। यही वजह है कि उनका वेट अलग है, उनकी हाइट अलग है, आंखों का कलर अलग है। तो वो जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आप दो इंसानों में देखते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो सीक्वेंस में हो गए। These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome। और फिर इन्हीं assumptions की बिना पर ये थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा हुई कि क्यों ना पूरा सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम को पढ़ लिया जाए। With the establishment of genetic engineering technique where it was possible to isolate and clone any piece of DNA,
अब क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये पॉसिबल था कि आप किसी भी एक डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, उसकी कॉपी बना सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस, और अब बहुत फास्ट और बहुत सिंपल टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो अब वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1990। ये सवाल पूछा जा चुका है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो आपको आंसर याद करना है 1990। Human Genome Project was called a major mega project. You can imagine the magnitude and requirements for the project if we simply define the aims of the project as follows. Human Genome Project को एक मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। 12th रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक सवाल है बोर्ड एग्जाम में कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा खर्चे के बारे में तफसील में बातें की। ह्यूमन जीनोम इज सेट टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर। आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट बताया गया है। डिप्लॉइड डीएनए कंटेंट 6.6 × 10⁹ बेस पेयर बताया जाता है, उस हिसाब से हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हुआ। उन्होंने एक राउंड फिगर लिखी ताकि बच्चा थोड़ा सा आसानी चीज़ों को समझ जाए। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर, उन्होंने बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड को स्टडी करने में, बेस पेयर मतलब न्यूक्लियोटाइड, ये $3 खर्चा था। द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में यही एस्टिमेट लगाए गए थे। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। बताया कि पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट फिर तकरीबन $9 बिलियन था। मतलब इतना बड़ा अमाउंट के शायद हमें पढ़ते में फील भी नहीं हो रहा कि कितना बड़ा अमाउंट होगा ये। Further, if the obtained sequences were to be stored in typed form in the books, और अगर फिर उस इंफॉर्मेशन को बुक्स में रखा जाए, and if each page of the book contain 1000 letters, और हर पेज पर 1000 लेटर हो, each book contain 1000 pages, हर एक किताब में तकरीबन 1000 पेज हो। जो आप एमसीक्यूज लगाते हैं वो तकरीबन 700-800 पेज की होती है, पूरा साल लगा देता बच्चा इसे पढ़ने में। तो ये 1000 पेज वाली मतलब जो आप नॉर्मली एक साल के अंदर एक बुक पढ़ते हैं उस जैसी 3300 बुक्स। Then 3300 such books would be required to store the information of DNA sequence from the single human cell। तो एक सिंगल ह्यूमन सेल के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्योंकि हम सब लोग डिप्लॉयड है तो हर एक क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ज़रूरत है, एक क्रोमोसोम को पढ़ लिया, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम ही इंफॉर्मेशन होगी तो हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी ले ली इन्होंने। तो 22 के 22 ऑटोसोम्स लिए होंगे, जाहिर सी बात है एक्स वाई क्रोमोसोम अलग अलग है तो उन दोनों को पढ़ा होगा। तो यानी एक सेल से तकरीबन इन्होंने 24 क्रोमोसोम्स को पढ़ा होगा। The enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high-speed computational devices। जाहिर सी बात है इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए काफ़ी आपको हाई स्पीड वाले कंप्यूटर्स चाहिए होंगे फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड एनालिसिस, स्टोरेज के लिए भी, और फिर बाद में जब आप उसे दोबारा से पढ़ना चाहें, रिट्रीव करना चाहें और एनालिसिस करना चाहें। एलजीबी was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics। नीट एग्जाम में इस लाइन से भी कई सवाल आ चुके हैं कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो साइंस की फील्ड में एक नई ब्रांच बनी जो कि बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, बायोलॉजी और कंप्यूटर को जोड़ा गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया और एक नई ब्रांच बनी, उसका नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, ऐसे फिजिकली किताबों को आप कहाँ पहुँचा पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो ज़रूरी था कि उसको इन्फॉर्मेशन को डेटा की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाए। तो एक नई ब्रांच बनी से बोला जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। गोल्स ऑफ एचजीपी, क्या गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? तो उन्होंने शुरुआत में जो गोल सेट किए थे उसमें बताया कि आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। तो इनका गोल ये था कि जो एक ह्यूमन डीएनए के अंदर जो, मतलब एक जीनोम के अंदर, सेल के अंदर जो 20,000 से 25,000 जीन्स हैं उन्हें पता लगा लिया जाए। आप आगे जब सेलाइन फीचर्स पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम के तो वहाँ 30,000 जीन्स लिखा हुआ है। तो बच्चे अक्सर आगे सवाल पूछते हैं कि सर वहाँ 30,000 लिखा हुआ है, 20 से 25,000 लिखा हुआ है। तो असल में शुरुआत में ये एस्टिमेट कर रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे तकरीबन 20,000 से 25,000। उससे पहले तो ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि शायद 80,000 से 1,40,000 जीन्स होंगे, लेकिन बाद में जो एक्चुअल नंबर निकल गया वो 30,000 थे। इनको लग रहा था कि शायद 20,000 से 25,000 होंगे, तो उधर इन्फॉर्मेशन जो है वो अंदाजे वाली है, वो एग्जैक्ट है। तो 30,000 वाला आंसर ज़्यादा बेहतर है। Determine the sequences of the 3 billion chemical base pairs that make up the human DNA। उनको ये टारगेट था कि सीक्वेंस पता चल जाए 3 बिलियन बेस पेयर्स का जो कि ह्यूमन डीएनए बना रहे हैं। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस और फिर इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाए। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, इम्प्रूव टूल्स बनाए जाएं डेटा को एनालिसिस करने के लिए। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज,
और फिर इस इंफॉर्मेशन को दूसरे सेक्टर्स में जैसे इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन जो बनाया गया, तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पहले, जैसे एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, तो उन्होंने पहले स्टडी किया गया हो ना पूरे जीनोम वगैरह को, फिर उसके बाद उन्होंने लैब के अंदर इंसुलिन बनाया। तो अगर ऐसे और बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस गड़बड़ हो जाते हैं, तो अगर इंडस्ट्रीज में, कंपनीज के अंदर इंफॉर्मेशन जेनेटिक्स वाली पहुंच जाएगी, तो बहुत आसानी के साथ ट्रीटमेंट भी मिल पाएगा। एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड द सोशल इश्यूज, और इस दौरान, प्रोजेक्ट के दौरान जितने भी इश्यूज पैदा होंगे उन सब को भी एड्रेस करने की जिम्मेदारी इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की थी। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज अ 13 ईयर प्रोजेक्ट। नीट एग्जाम में ये सवाल भी कई बार आ चुका है कि ये 13 साल का प्रोजेक्ट था। 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में पूरा हुआ था। कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। किसने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द एचजीपी, द वेलकम ट्रस्ट यूके बिकेम अ मेजर पार्टनर। ये भी आप याद रख लें, शुरुआत में वेलकम ट्रस्ट यूके भी इनका पार्टनर बना। और इसके अलावा दूसरी कुछ कंट्रीज से भी कंट्रीब्यूशन आया था, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 2003। 2003 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोस, ट्रीट एंड सम डे प्रिवेंट द थाउजेंड्स डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। तो इन्होंने आज की तारीफ में एक लाइन लिखी कि जब सीक्वेंस जब पता चल गया, तो उससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि बहुत सारी बीमारियों के बारे में और जो आने वाले टाइम में दिक्कतें हो सकती थी, उनका वक्त से पहले भी ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स को समझ लिया गया है। ये बात याद रखें, प्रोजेक्ट 2003 में खत्म हो गया था, लेकिन क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 काफी बड़ा था, इसलिए उसे मई 2006 तक पढ़ा गया था। बाकी प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया था 2003 तक। Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms, DNA sequences can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production and environmental remediation. इन्होंने बताया कि इंसानों के अलावा नॉन ह्यूमन जेनेटिक मॉडल्स को भी इन्होंने यहाँ पर स्टडी किया। नॉन लफ्ज़ जो एनसीईआरटी में इस्तेमाल हुआ, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में ये बात कर रहे हैं इंसानों के अलावा, और जैसे कि बैक्टीरिया के जीनोम को पढ़ा गया था, यीस्ट के जीनोम को पढ़ा गया था, एक निमेटोड है उसके जीनोम को पढ़ा गया था, राइस प्लांट को पढ़ा गया था, ड्रोसोफिला को पढ़ा गया था। उन्होंने बताया इसलिए ताकि अगर हम इनको स्टडी कर लेंगे, तो फिर और जो दूसरे एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन, मतलब और जो दूसरी फील्ड्स हैं, उनके अंदर हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उन नॉन ह्यूमन मॉडल्स ऑर्गेनिज्म का इन्होंने जिक्र किया, जैसे कि बैक्टीरिया था वो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यीस्ट आप जानते हैं सैक्रोमाइसीज, सेनोरहाइब्डाइटिस एलिगेंस, इसके बारे में याद कर लें। एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। उधर जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, जबकि एस्कालमिंथ में जो एग्जाम्पल उन्होंने दी है एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में, वो तमाम पैथोजेनिक की एग्जाम्पल लेंगे। लिखा है कि दे में भी फ्री लिविंग और पैथोजेनिक। तो वहाँ जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फ्री लिविंग, वो इसी को सोचकर लिखें कि सेनोरहाइब्डाइटिस एक नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, यानी एस्कालमिंथ है। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई आप जानते हैं जेनेटिक्स में काफ़ी यूज होता है। प्लांट्स के बारे में जिक्र किया, जैसे कि राइस एंड अरेबिडोप्सिस। राइस से इनका कहने का मतलब वो गोल्डन राइस है, आप उधर बायोटेक में पढ़ेंगे, या हो सकता है आपने पढ़ भी लिया हो कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस बनाया गया। तो बायोटेक्नोलॉजी में राइस प्लांट्स को, बासमती चावल को इस्तेमाल किया जाता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। तो थोड़ा जेनेटिक लेवल पर राइस प्लांट पर स्टडी होती है। अरेबिडोप्सिस थैलियाना पर ये भी काफ़ी मशहूर प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स मौजूद है कि अपना ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, जस्ट लाइक वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो इसके ऊपर तो रिसर्च बनती है। हैव ऑल्सो बीन सीक्वेंस। मेथडोलॉजीज क्या थी प्रोजेक्ट को पढ़ने की? तो उन्होंने पहले तो कोशिश की कि जो केवल हमारा ऐसे डीएन है जो कि आगे आरएनए कन्वर्ट होता है, तो उसे पढ़ लिया जाए, यानी कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, यानी कि उस जीन को पढ़ लिया जाए दैट इज एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। फिर बाद में उन्होंने एक तरह से पूरा ही जीनोम पढ़ा, जिसे बोला था सीक्वेंस एनोटेशन। द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स, आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। उन जीन्स को पढ़ लिया जाए दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, इसे बोला गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ये लाइन नीट एग्जाम में आ चुकी है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में किसे पढ़ा जाता है? ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of the genome that contained all the coding and the non-coding sequences, and later assigning different regions in the sequence with functions, a term referred to as sequence annotation. अभी फिलहाल नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से क्वेश्चन बनाया था कि a blind approach of simply sequencing the whole set of genome
दैट कंटेन्ड ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। जब आप पढ़ रहे होंगे आरएनए तो वहां पर आपने इंट्रॉन एक्सॉन के बारे में सुना होगा कि जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन्स। ऑफ कोर्स डीएनए में दोनों ही सीक्वेंस होते होंगे तभी आरएनए ऐसा बना। फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस से पहले ही इंट्रॉन्स को काट के स्प्लाइसिंग से निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है आरएनए लाइगेज के जरिए। जब आप पढ़ रहे होंगे जीनोम को तो ऑफ कोर्स में कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों में आएंगे। एक तरफ से पूरा ही पढ़ लेना है, चाहे वो कोडिंग सीक्वेंस हो चाहे वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो। और फिर बाद में लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शन, और फिर उनको उनके सीक्वेंस में ही अरेंज कर दिया जाए फंक्शन के साथ, यानी फंक्शंस भी पता लगा लिए जाएं जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनके। और इसके लिए जो टर्म दिया गया वो था सीक्वेंस एनोटेशन। तो दो हैं, एक है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, उसमें केवल उस पोर्शन को पढ़ा जाता है दैट इज एक्सप्रेस एज आरएनए। दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन, एक ब्लाइंड अप्रोच जिसमें एक तरह से पूरे ही जीनोम को पढ़ लिया जाता है, चाहे उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस हो चाहे उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हो। For sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments। उन्होंने बताया कि इसे पढ़ने के लिए टोटल डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा एक सेल से और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में रैंडमली ऐसे ही काट दिया। ऑफ कोर्स उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। जो बच्चे 12th में हैं वो आगे बायोटेक में पढ़ लेंगे कि वो एक खास सीक्वेंस को देख के कट लगा देता है एंजाइम, तो टुकड़े छोटे बड़े कटे होंगे। Of relatively smaller size, recall DNA is a very long polymer and there are technical limitations in sequencing very long pieces of DNA। आप एक साथ पूरे को नहीं पढ़ सकते। एंड क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट, और फिर उसके लिए उनकी कॉपीज बनाई गई, क्लोन बनाया गया सुटेबल होस्ट में यानी बैक्टीरिया यीस्ट में। तो ट्रांसफर करने के लिए जीन्स चाहिए थे तो इस्तेमाल किए गए बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये सवाल ही नीट एग्जाम में आ चुका है कि वेक्टर्स क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। आप उधर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि वेक्टर्स के तौर पर हम प्लाज्मिड को भी इस्तेमाल करते हैं, रेट्रोवायरस को भी इस्तेमाल करते हैं। और इधर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC को भी इस्तेमाल किया जाता है। The cloning resulted into amplification। Amplification मतलब कि multiple copies of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with ease। और multiple copies होंगी तो उससे फायदा भी ये रहेगा कि अगर एक आध कॉपी मिस भी हो जाती है तो आप कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए लॉस नहीं करेंगे। द कॉमनली यूज होस्ट फॉर द बैक्टीरिया एंड यीस्ट। सवाल पूछा जा सकता है होस्ट का इस्तेमाल होंगे बैक्टीरिया यीस्ट, और वेक्टर जो इस्तेमाल हुए थे जीन को ट्रांसफर करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ताकि जब वो डिवाइड हो तो साथ में वो जीन भी डिवाइड हो, मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाए। वो थे BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये थे वेक्टर्स जिनको कि ह्यूमन जीनोम में इस्तेमाल किया गया था, यानी ह्यूमन जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचा के उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई गई ताकि उस पर्टिकुलर पोर्शन को ज्यादा अच्छे से पढ़ा जा सके। द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स, और फिर उनको उनके ओरिजिनल सीक्वेंस में अरेंज किया गया टुकड़ों को, फ्रेगमेंट्स को ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। और इस मशीन को डिजाइन किया था फ्रेडरिक सैंगर ने। इनकी तारीफ में एक बार बताई गई, याद रखिएगा, सैंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स। इन्होंने अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी बताया था प्रोटीन्स के अंदर। किसने? फ्रेडरिक सैंगर ने। These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them। जैसा भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि न्यूक्लियोटाइड्स में जो ओवरलैपिंग रीजन्स मौजूद होते हैं उनके मदद से ही ये मशीन सीक्वेंसेस को प्रॉपर फ्रेगमेंट्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करती है। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। इसमें जरूरत होगी और ऑफ कोर्स के ऐसे फ्रेगमेंट्स हो जिनमें ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस मौजूद हो। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स इतने सारे पोर्शंस थे उनको आप इंसान खुद अपने हाथों से अरेंज नहीं कर सकता था। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड, और फिर उसके लिए बाद में प्रोग्राम्स बनाए गए। दीज सीक्वेंसेस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम, और फिर उनको सीक्वेंसेस को हर एक क्रोमोसोम के साथ असाइन कर दिया गया कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में न्यूक्लियोटाइड्स का ये सीक्वेंस है। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वॉज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006। थोड़ा सा आप याद रखें, क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था। इसका सीक्वेंस कंप्लीट हुआ था मई 2006 में। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम्स। 22 तो ऑटोसोम्स पढ़े गए होंगे और इसके अलावा X और Y 24 क्रोमोसोम पढ़े गए हैं। 2B सीक्वेंस। अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड द फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। उसके बाद जो दूसरा बड़ा टास्क था कि जेनेटिक और फिजिकल मैप बना दिए जाएं जीनोम के। जेनेटिक मैप में एक्चुअल में जीन्स का बीच में जो सीक्वेंस होता है उसको स्टडी किया जाता है,
और फिजिकल मैप में तो जितना भी न्यूक्लियोटाइड्स है उनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना. दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स. और ये किया गया विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो कि कट लगाता है एक पर्टिकुलर पोर्शन पर न्यूक्लियोटाइड के पर्टिकुलर सीक्वेंस पर, और उन्हीं रिकॉग्निशन साइट्स की जो मल्टीपल कॉपीज मौजूद हैं, पॉलीमॉर्फिज्म मौजूद है, उसकी मदद से ये जेनेटिक मैप्स बनाए गए थे. आप बायोटेक में इसके बारे में सीखेंगे. एंड सम रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रो सैटेलाइट्स. और इसके अलावा माइक्रो सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया गया. जब डीएनए को रैंडमली काटा जाता है तो दो तरीके के पोर्शंस बनते हैं. असल में हमारा जो जीनोम है उसमें दो तरीके के पोर्शन है, एक रिपीटेड डीएनए और एक बल्क जीनोमिक डीएनए. रिपीटेड डीएनए मतलब थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन है जो रिपीटेडली मौजूद है हमारे जीनोम में. वो रिपीटेड डीएनए भी दो तरीके के, एक है माइक्रो सैटेलाइट्स और एक मिनी सैटेलाइट. जैसे कि लफ्ज़ से समझ में आ रहा है, जो थोड़े से बड़े होंगे वो मिनी सैटेलाइट्स होंगे और जो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे माइक्रो सैटेलाइट्स होंगे. माइक्रो सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और मिनी सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. आने वाले सालों में ये भी एक नया क्वेश्चन नीट एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड बन सकता है. वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो वहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप सुनेंगे कि मिनी सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया था, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया माइक्रो सैटेलाइट्स को. कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि 13 साल के प्रोजेक्ट से निकाल कर दी गई है, आप इसे याद कर लें, नीट एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है. सम ऑफ द सैलाइंट फीचर ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज. द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर. ये लाइन आप याद कर लीजिए कि ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 3164.7 मिलियन बेस पेयर. दूसरी बात बताई गई कि द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस. एक जीन में तकरीबन 3000 बेसेस मौजूद होते हैं, बट साइज वेरी ग्रेटली, साइज छोटा बड़ा हो सकता है. लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन जो है वो डिस्ट्रोफिन जीन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस मौजूद होते हैं. डिस्ट्रोफिन जीन के बारे में आप पढ़ते हैं, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है ड्यूकेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें यही जीन गड़बड़ हो जाता है और इस जीन से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो रिले करता है मैसेज को कैल्शियम के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करके, और फिर वही कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है. तो अगर ये जीन ही गड़बड़ हो जाएगा, कब कैल्शियम को निकालना है कब नहीं निकालना वो डिसाइड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स खराब होने लगते हैं और बच्चे की पूरी बॉडी धीरे धीरे बेकार होने लगती है. 12 साल की उम्र में जाते जाते ऐसे बच्चे चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं. 20 साल की उम्र में जाते जाते इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्योर या कार्डिक फेल्योर. ड्यूकेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक एक्स-लिंक्ड रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसी में ये जीन गड़बड़ होता है. डिस्ट्रोफिन जीन इज द लार्जेस्ट जीन ऑफ आवर बॉडी, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है. इसमें 2.4 मिलियन बेसेस मौजूद है. तो ये सवाल नीट एग्जाम में कई बार आ चुका है कि लार्जेस्ट जीन ऑफ आवर बॉडी इज डिस्ट्रोफिन जीन. द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000. हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन हर एक सेल में 30,000 जीन मौजूद है. इससे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि 80,000 से 1,40,000 के बीच होंगे, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत में उन्होंने बताया शायद 20 से 25,000 जो उधर आया था गोल्स में इधर, लेकिन एक्चुअल नंबर आपको उसका याद कर रहा है 30,000. प्रीवियस एस्टीमेट बताते हैं कि ऐसा अंदाजा लगा रहे थे लोग प्रोजेक्ट से पहले कि 80,000 से 1,40,000 के बीच जीन होंगे. ऑलमोस्ट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एक्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल. उन्होंने बताया कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एक्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल. सारे ही लोगों में, सभी इंसान हैं, सभी के अंदर सम फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक चीज़ें वही है. तो 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस हम सब के अंदर सेम ही है, मतलब उनका सीक्वेंस ही सेम है. द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन. अभी भी 50% से ज़्यादा जीन ऐसे हैं कि उनके फंक्शंस अभी भी अननोन हैं. लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन. हमारे जो एक सेल में जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसका लेस देन 2% जीन ऐसा है जो कि स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब जो कि आगे आरएनए प्रोटीन तक जाता है. बाकी सारा का सारा जीनोम कोडिंग में नहीं है. ये भी एक ऊपर वाले की नेमत है हम लोगों के लिए, क्योंकि जितना हमारी बॉडी का एक्सपोजर होता है केमिकल्स पर और अल्ट्रावायलेट रेज है, कॉस्मिक रेज है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी में म्यूटेशंस होते रहते हैं, कैंसर होते रहते हैं. आपने देखा होगा कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अच्छा खासा न्यूक्लियोटाइड ऐसा है कि जिसका आरएनए प्रोटीन बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है. आरएनए प्रोटीन बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अगर हमारी बॉडी में कुछ जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस होते भी होंगे तो उससे हमारी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो पोर्शन आगे आरएनए प्रोटीन में जाता है वो तकरीबन 2% है, लेस देन 2%. रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम. थोड़ा थोड़ा पोर्शन बार बार रिपीट है हमारे जीनोम में. रिपीटेड सीक्वेंसेस अच्छा खासा पोर्शन हमारे जीनोम का बनाता है. Repeated sequences are stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. Repeated portion जो है कई सौ से कई हजार बार रिपीट हो रहा है.
दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस, और ऐसा माना जाता है कि इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक एंड एवोल्यूशन। तो नीट एग्जाम में इस लाइन पर सवाल पूछा जा सकता है कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो हमारी बॉडी में है, दे शेड, लाइन पूछा जा सकता है ट्रू या फॉल्स, ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड एवोल्यूशन। तो क्योंकि प्रीवियस ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियोटाइड्स को स्टडी किया जाता है, इनके सीक्वेंस को, नए ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को स्टडी किया जाता है, फिर अंदाजा लगाया जाता है कि कितना वेरिएशन, बदलाव आया है। जैसे कि हमारे अंदर देखा जाता है कि इंट्रॉन्स का कोई काम नहीं है, नॉन कोडिंग है, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में इंट्रॉन्स भी काम करते थे, कोडिंग थे। तो इससे फिर अंदाजा लगाया जाता है कि हमारा जो जीनोम है वो मैच हो रहा है कहीं ना कहीं आर्कीबैक्टीरिया से। इसका मतलब काफी पुराने टाइप का जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर मौजूद है। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स, सबसे ज्यादा जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, 2968 जीन्स, और वाई क्रोमोसोम में सबसे कम है, केवल 231 जीन। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन, साइंटिस्ट ने ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशंस देखी जहां पर कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फर्क देखा जाता है, एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोनाउंस किया था SNPs इन ह्यूमन बीइंग। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequences and tracing human history। आप इस लाइन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा कि CTC या CSC हुआ, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का भी अगर फर्क आता है नॉर्मल जीनोम से, तो साइंटिस्ट अब उसे भी बआसानी पता लगा लेते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस अब स्टडी कर लिया गया है। इन शॉर्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपने बात सुनी कि 13 साल का एक प्रोजेक्ट था, 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में खत्म हुआ, जिसका मेन एम यही था कि ह्यूमन जीनोम में जितने भी बेसिस मौजूद हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं, उनका जो सीक्वेंस है और उनका नंबर उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाए। उससे बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारी डिजीजेस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, एबनॉर्मेलिटीज हैं, उनका ट्रीटमेंट लोगों को बआसानी मिल सकेगा। तो पता लगाया गया और बाकायदा काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा भी हुआ, और ये देखा गया कि हमारे एक सेल के अंदर तकरीबन 30,000 जीन होते हैं। ऑन एन एवरेज एक जीन 3000 बेसिस से बना होता है। टोटल बेस पेयर हमारे एक सेल के अंदर 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, बेस पेयर मौजूद है 3164.7 मिलियन, ये लफ्ज आप याद रखेंगे। इसके अलावा लेस देन 2% जीन ऐसा है जो कि आगे प्रोटीन तक जाता है, यानी स्ट्रक्चरल जीन है। मोर देन 50% जीन अभी भी ऐसे, उनके फंक्शन अननोन है। साइंटिस्ट ने ये देखा कि हमारे जीनोम में रिपीटेड पोर्शन अच्छा खासा मौजूद है। ये रिपीटेड पोर्शन आरएनए प्रोटीन तक तो नहीं जाता है, कोडिंग नहीं है, लेकिन हाँ, इससे क्रोमोसोम के एवोल्यूशन में और जो अल्फाज यहाँ पर एनसीईआरटी में इस्तेमाल हुए हैं, स्ट्रक्चर में, डायनेमिक्स और इवोल्यूशन को स्टडी करने में आसानी होगी। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखा गया, ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशन मिली ह्यूमन जीनोम में। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। कुछ पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो जैसे 12th रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया होगा कि BAC YAC जिसमें वेक्टर इस्तेमाल होते हैं वो क्या था। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह आपको बाकी बातें समझ में आ जाएंगी। कोई भी बात अगर इसमें ऐसी लगी आपको जो कम समझ में आई, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और अगर आप चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, तो आप मेरा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।